हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 23 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, वी होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम उसके अप्रोचेस को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले के डेज के जो भी वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। आप उन्हें ओनली आईएएस के पीएसआईआर के यूट्यूब चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के पीएसआईआर के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज का जो मेन टॉपिक है उसे समझ लेते हैं। द टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड विसाज रोल एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो सिंपल वर्ड्स में जो यूनियन गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, उससे रिलेट करता है ये आज का टॉपिक। इसके ऊपर आपको दो डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन सेज जुडिशियल रिव्यू इज अ रेमेडी टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ स्पेशल पावर्स बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसी को एनालाइज करने को बोला गया है। एनालाइज द स्टेटमेंट बाय असेसिंग द रोल ऑफ जुडिशरी इन मेंटेनिंग द चेक्स एंड बैलेंसेस। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखो, फिर भी अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो एक रेमेडी है। रेमेडी का मतलब होता है इलाज। ठीक है, एक टाइप का इलाज है। इलाज है किस चीज के लिए? इलाज है कि वो अब्यूज को रोकना चाहता है। अब्यूज का मतलब होता है मिसयूज। मिसयूज, ठीक है, कि वो मिसयूज को रोकना चाहता है ऑफ स्पेशल पावर गिवन टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। सो ऑर्गन्स का मतलब क्या है? देखो, किसी भी गवर्नमेंट को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो होता है जो कि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए लॉज को फ्रेम करता है। ठीक है, लॉ फॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन जो होता है उसे कहते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होता है, लॉ इंप्लीमेंटिंग। और जुडिशरी जो होता है वो चेक करने के लिए होता है कि ये दोनों ही ऑर्गन जो है सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, इसी चीज को प्रॉपर्ली चेकआउट करने के लिए एक फीचर है जुडिशियल रिव्यू। तो इसी जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन सेज कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक रेमेडी है, यानी कि वो एक इलाज है ताकि जो बाकी दोनों ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं वो लोग अपने पावर्स को मिसयूज ना कर सके, अब्यूज ना कर सके। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। इसी स्टेटमेंट को हमें पहली बात तो प्रॉपर्ली एनालाइज करना है और साथ ही साथ हमें जुडिशरी के रोल को असेस करना है, मतलब चेकआउट करना है कि किस तरीके से वो चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करता है। आफ्टर ऑल, किस तरीके से वो चेक्स एंड बैलेंसेस को प्रॉपर्ली बना के रखता है। ठीक है, सो आई होप आप क्वेश्चन का जो मेन आइडिया है, क्वेश्चन का मेन आइडिया आप समझ गए कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, कि आफ्टर ऑल हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आपको बिगर पिक्चर लेकर आना है। द बिगर पिक्चर इज अबाउट जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप ये समझाएंगे कि आफ्टर ऑल जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। तो देखो, आप ये बता सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू एक टाइप का प्रोसीजर होता है। एक टाइप का प्रोसीजर है या फिर एक टाइप का प्रोसेस है। प्रोसेस है, क्या करता है? इस जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस या फिर प्रोसीजर के थ्रू जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और साथ ही साथ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं इन सबको प्रॉपर्ली चेक करता रहता है कि जो भी इनके काम है, जो भी ये फंक्शंस हैं, क्या उस फंक्शंस को वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निभा रहे हैं या फिर नहीं। फिर समझिए, जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक टाइप का प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के थ्रू जुडिशरी जो है वो चेक करता है एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, और वो ये चेक करता है कि क्या जितने भी फंक्शंस उनको दिए गए हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो निभा रहे हैं या फिर नहीं निभा रहे हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो जितने भी ये तीनों बॉडीज हैं, ये तीनों ही ऑर्गन्स, इनमें से कोई भी ऑर्गन्स अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं या फिर अब्यूज तो नहीं कर रहे हैं अपने पावर्स का। अगर वो लोग अब्यूज या फिर मिसयूज कर रहे होंगे तो जुडिशियल रिव्यू के अपने प्रोसेस के मेथड से जुडिशरी उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। नल एंड वॉइड का सीधा सा मतलब है उसको कैंसिल कर सकता है, उस पर्टिकुलर लॉ को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो ये सीधा सा मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज समझ गए। आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन के बॉडी पार्ट की तरफ। जो आपने इंट्रोडक्शन अपना लिख दिया है, तो आप बॉडी पार्ट के अंदर क्या लिखेंगे? अब देखिए, बॉडी पार्ट के अंदर हमें ये चीज एक्सप्लेन करना है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बीन्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के बारे में बात करता है। क्या बोलता है? कि अपलिफ्ट करना है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आइडियल्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, ठीक है, जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, इन सबको अपलिफ्ट करने के बारे में बात करते हैं। सो सिंपल शब्दों में समझे तो जुडिशरी का मेन काम ये है कि वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को एक टाइप के चेक में रखे ताकि ये तीनों ही बॉडीज जो है या तीनों ही ऑर्गन्स जो है वो अपने पावर का मिसयूज ना करें। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। ऑलराइट, अब देखो कि जुडिशरी आफ्टर ऑल ये चीज करता कैसे है।
तो जुडिशरी का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी लॉज लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई लॉज अगर फ्रेम किए जा रहे हैं, ठीक है, और उसी लॉ को जब एग्जीक्यूटिव जो है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिफरेंट बॉडीज होती हैं वो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को निभाने की कोशिश कर रही है, क्या ये तीनों ही तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को वैलिडेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को वैलिडेट करते हैं या फिर नहीं? सिंपल शब्दों में समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कुछ भी लिख कर दिया हुआ है कि लेजिस्लेटिव की पावर्स ये हैं, एग्जीक्यूटिव की पावर्स ये हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की पावर्स ये हैं, क्या इस तरीके से सेम तरीके से उसको वैलिडेट करते हुए ये तीनों ही बॉडी अपना काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है? इस चीज को चेक करने का मेन काम किसका है? जुडिशरी का है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 भी काइंड ऑफ जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू के बारे में इनडायरेक्ट पावर्स प्रोवाइड करता है। देखिए आर्टिकल 13 ये बोलता है, आई होप आपको याद होगा कि हमने इसको कुछ वीडियोस पहले भी, कुछ दिनों पहले भी अपने वीडियो के अंदर इसको डिस्कस किया था। नाउ आर्टिकल 13 सेज कि देखो कोई भी अगर ऐसा लॉ होता है जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम में बनाया गया है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 के अंदर, जब उसे एक्सेप्ट किया था हमने, इसके बाद जितने भी लॉज बने हैं उन लॉज में से कोई भी अगर ऐसा लॉ बनने की कोशिश करता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, वो अपने आप ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 13 कहता है। स्पेशली आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 2 है वो ये वाला बात कहता है। जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 था वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात करता है। आई होप आपको याद होगा, हमने कुछ दिनों पहले डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को डिस्कस किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, उसके अंदर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था कि अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है, यानी कि 13 क्लॉज 1 तो ये वाला हो गया जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में बात कर रहा है, और जो 13 क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि जितने भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद के जो लॉज हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो पर्टिकुलर लॉ ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। नाउ इस चीज को प्रॉपर्ली चेकआउट करना कि क्या कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये काम किसका है? दिस काम इज ऑफ जुडिशरी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो आर्टिकल 13 भी इनडायरेक्टली जुडिशरी को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है, जिसके थ्रू जो जुडिशरी है बेसिकली वो चेक कर सकता है कि कोई भी जो लॉ जो पार्लियामेंट बना रहा है या फिर जिस लॉ को जो एग्जीक्यूटिव है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। देखो इसके हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं रिसेंट टाइम्स में। अगर आप एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल आप ले सकते हो आईटी एक्ट जो आया था। आईटी एक्ट में सेक्शन 66A ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा था, तो इसलिए इस चीज को जुडिशरी ने क्या किया, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट को कैंसिल कर दिया। इसके अलावा आपने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में सुना होगा। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात की गई थी। ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब ये बोला गया था कि देखो अभी तक जितने भी जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो जुडिशरी खुद करता है, मतलब जो जजेस हैं उसको रिकमेंड कौन करता है? जजेस खुद रिकमेंड करते हैं। बट ये 99th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एग्जीक्यूटिव ने ये कोशिश की थी कि अब से जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट करेगा दैट विल बी डन बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बट ये चीज अगर आप ध्यान से सोचिए तो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसको कहीं ना कहीं इनवैलिडेट कर रहा है ना। देखो अगर जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है इम्पार्शियल तरीके से एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगी, राइट। तो अगर वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं इसकी जो फंक्शन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया फंक्शन है, वो यहाँ पर इनवैलिडेट होगा। तो इस चीज को रोकने के लिए जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू के थ्रू 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज एनजेएसी को पूरी तरीके से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो ये भी एक आप एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव ने जब जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था उसको काइंड ऑफ वैलिडेट मतलब इनवैलिडेट करने की कोशिश की, तो जुडिशरी ने उस पर्टिकुलर चीज को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही कैंसिल कर दिया, उसको उस पर्टिकुलर लॉ को कैंसिल कर दिया। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। तो अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि एग्जैक्टली जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है उसका मेन मकसद क्या है। आफ्टर ऑल क्यों हम जुडिशियल रिव्यू को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं। ठीक है, देखो साथ ही साथ अपने आंसर के अंदर ये बता सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के टाइप्स क्या क्या है, राइट। अब बता सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो पहला आप ये बता सकते हो कि देखो किसी भी तरीके के लेजिस्लेटिव एक्शंस को भी जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर ले सकता है, यानी कि कोई भी अगर लॉ पास होता है जिसको लेजिस्लेचर ने पास किया है तो इस चीज को चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू यूज किया जा सकता है बाय जुडिशरी। ठीक है, सेकंड तरीका है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब सेकंड जो टाइप है दैट इज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी सिंपल वर्ड्स में कोई एग्जीक्यूटिव जो है, अगर वो एग्जीक्यूटिव जो है किसी तरीके का ऑर्डिनेंस ला रहा है,
ठीक है, ऑर्डिनेंस ला रहा है या फिर किसी ऐसे लॉ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तो उस चीज को भी काइंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी जो है वो कैंसिल कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। और तीसरा एक और टाइप होता है जुडिशियल रिव्यू का, जहां पर जुडिशरी क्या करता है, अपने खुद के ही मतलब कि जुडिशरी के ही जो पुराने डिसीजंस होते हैं, जो ओल्ड डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उनको फिर से रिव्यू करता है। मतलब कि चेंजिंग टाइम्स के साथ में अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि हमने जो लॉ, जो हमने रूल्स पहले बताए थे, जो हमने जजमेंट पहले दी थी, अगर वो जजमेंट अभी के टाइम में सही नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को चेंज करके अपडेटेड डिसीजंस देता रहता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस। आई होप आप ये चीज समझ गए। स्लाइटली इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में काम आ सकते हैं। पहली चीज, लेजिस्लेटिव के किसी भी लॉ के अगेंस्ट में जुडिशियल रिव्यू पास हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर लेजिस्लेचर जो है कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यूज है वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा है, तो जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस पर्टिकुलर लॉ को कैंसिल कर सकती है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अगर वो कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं या फिर कोई किसी भी ऐसे लॉ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि या तो फंडामेंटल राइट या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा है, उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा बाई जुडिशियल रिव्यू। एंड थर्ड चीज, जुडिशरी खुद अपने खुद के पुराने आर्गूमेंट्स को, अपने पुराने खुद के जो केसेस वगैरह थे उनको देख सकता है। अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि हमारे कुछ के केसेस में कुछ रिव्यू की जरूरत है, कुछ अपडेशन की जरूरत है, तो उस पर्टिकुलर चीज को भी काइंड ऑफ अपडेट कर सकता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसेस है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि आफ्टर ऑल जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसा हमने अभी तक बात की है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहे, एक चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहे। सिंपल वर्ड्स में कहें कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अपना काम अपने अपने स्फीयर्स के अंदर करें, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यानी कि लेजिस्लेटिव जो है अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, इसलिए जुडिशरी को अपने जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस के थ्रू लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को चेक करते रहना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये चीज प्रॉपर्ली चेकआउट हो सके। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्शन के थ्रू किसी भी पीपल के राइट्स, किसी भी सिटीजन के राइट्स, किसी भी वैल्यूज, रूल्स, लॉज, किसी को भी किसी तरीके का खतरा ना हो, इसलिए ये जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन है जुडिशरी का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज पता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इट इज अ जुडिशियल इनोवेशन। जुडिशियल इनोवेशन का सीधा सा मतलब है हमारे जुडिशरी ने इस चीज को एक्चुअली इनोवेट किया है, इस चीज को स्टार्ट किया है और उसके बाद इस चीज को रेगुलरली लगातार यूज किया जाता है ताकि हमारी कंट्री के अंदर एक फेडरल बैलेंस को डिक्लेयर किया सके, एक फेडरल बैलेंस को काइंड ऑफ कंटिन्यू किया जा सके कि स्टेट्स और सेंट्रल जो है दोनों ही पीसफुली अपने अपने स्फीयर के अंदर काम करें, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी को यूज करके जुडिशरी के जो खुद की इंडिपेंडेंस है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको भी मेंटेन किया जा सके। आई होप दिस मच इज क्लियर। साथ ही साथ जब आप ये पर्टिकुलर आंसर लिख रहे होंगे तो आपको क्या करना है, जुडिशरी का जो सेकंड व्यू है उसको भी बताना है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में जितनी अच्छी चीजें हमने बोली हैं तो कुछ इसके क्रिटिसिज्म्स भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि दिस इज फ्री ऑफ किसी भी टाइप के क्रिटिसिज्म इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए, सिंपल शब्दों में समझो कि अगर जुडिशरी मान लो बार बार लेजिस्लेटिव के कामों के अंदर आकर उसको इंटरफेयर करेगा या फिर उसके लॉज को कैंसिल कर देगा, तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव के पास जो अपनी खुद की पावर्स हैं, जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं, उसके अंदर इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का जो कंसेप्ट आता है कि जुडिशरी अपना काम खुद से कर रही है और लेजिस्लेटिव अपना काम खुद से कर रहा है, उसके बीच में प्रॉब्लम्स आएगी। बिकॉज जो काम लेजिस्लेटिव का है वो काम लेजिस्लेटिव को करना चाहिए और वो जो काम जुडिशरी का है वो काम जुडिशरी को करना चाहिए। सो अगर जुडिशरी आकर लेजिस्लेटिव के काम में बार बार इंटरफेयर करेगा, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। या फिर सिंपल शब्दों में कहे तो इसका भी जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच। इसको समझो हल्का सा। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू तो कर रही है, मतलब देखो, लेकिन रिव्यू करते करते इतना आगे निकल जा रही है कि वो कभी कभी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के खुद के फंक्शंस के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दे रही है। तो हम उसे कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, मतलब जुडिशरी जो है इतना ज्यादा एक्टिव हो गया कि वो एक्टिविज्म पे उतर आया है, कि वो हर चीज को ही काइंड ऑफ कैंसिल करता जा रहा है। और साथ ही साथ जब ये चीज और ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं कि जुडिशियल जो है, जो जुडिशरी खुद है वो अब अपनी पावर को काइंड ऑफ ओवर रीच कर रहा है, मतलब जितनी उसकी पावर भी नहीं है उसके बियॉन्ड जाकर के काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के कामों के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है। और इसी चीज को रोकने के लिए तो हम एक्चुअली जुडिशरी का जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है उसको यूज कर रहे हैं, ताकि एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी के काम में किसी भी तरीके का इंटरफेयर ना करे, दखल ना दे, राइट। सो अगर जुडिशरी खुद ही दखल देना स्टार्ट कर देगा देन इट विल अगेन बी अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम।
ठीक है। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पर हमें ये चीज भी समझना है कि जिस तरीके से लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का काम नहीं कर सकती, जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटिव का काम नहीं कर सकती, उस तरीके से जुडिशरी को भी काइंड ऑफ कुछ हद तक अपने कुछ लिमिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो हर एक लिमिट को ब्रेक करके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को पॉइंट आउट नहीं कर सकती, बिकॉज ये क्या होगा, ये हमें एक एफिशिएंसी की तरफ नहीं जाने देगा, हमारे डेमोक्रेसी को एक एफिशिएंट वर्किंग की तरफ नहीं जाने देगा, और हमारे जो मतलब काइंड ऑफ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसके अंदर इनएफिशिएंसी जो है काफी ज्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखो, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म जो है और साथ ही साथ जुडिशियल ओवररीच, ये सब के सब जो है काइंड ऑफ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो अगर किसी पर्सन के लिए कोई जजमेंट जुडिशियल रिव्यू है, तो हो सकता है कि किसी और पर्सन के लिए वो जुडिशियल एक्टिविज्म हो, और सेम जजमेंट किसी और पर्सन के लिए जुडिशियल ओवररीच हो सकता है। मतलब कि जुडिशरी किस हद तक किसी भी काम के अंदर इंटरफेयर कर रहा है किसी बॉडी के अंदर, इसका कोई एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, प्रॉपर कोई एक फॉर्मुलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मूला बना हुआ है कि इतना ही इंटरफेयर करना है, बट द पॉइंट इज जुडिशरी को इस चीज का ध्यान रखना होगा दैट ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जुडिशरी को किसी भी तरीके से इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना होगा कि लोगों को ऐसा लगे, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को ऐसा लगे, या फिर किसी ऐसी बॉडी को ऐसा लगे कि वो एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर के कामों के अंदर अब दखल देना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जुडिशरी जब तक जुडिशरी जो है वो सुपरवाइज कर रहा है लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, तब तक तो ठीक है, सुपरवाइज करना इज वेरी गुड। बट अगर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगा देन दैट वोंट बी गुड, बिकॉज इससे क्या होगा, जुडिशरी अपना तो काइंड ऑफ जो पावर है उसको मिसयूज कर ही रहा है, साथ ही साथ इन तीनों बॉडीज के जो पावर्स है उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं होने दे रहा है, उसके कारण काइंड ऑफ थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इस आंसर को थोड़ा सा और रेलिवेंट बनाने के लिए आप यहां पर कुछ स्कॉलर्स का नेम यूज कर सकते हैं कि वो स्कॉलर एग्जैक्टली इस जुडिशियल ओवररीच के बारे में, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में क्या बोलते हैं। तो देखो, आप यहां पर प्रताप भानु मेहता को यूज कर सकते हो। प्रताप भानु मेहता का इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो प्रताप भानु मेहता ये बोलते हैं, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो इस पर्टिकुलर बुक में वो ये बोलते हैं कि देखो, जो जुडिशरी है ना, जुडिशरी सिर्फ एक बॉडी नहीं, जुडिशरी एक्चुअली एक सेल्फ परपेचुएटिंग, ठीक है, पैराडॉक्सिकल एंड हाईली पॉलिटिसाइज्ड इस टाइप का इंस्टीट्यूशन है। सिंपल शब्दों में समझे, सेल्फ परपेचुएटिंग का मतलब होता है जो खुद को ही काइंड ऑफ नरिश करता रहता है, जो खुद ही को आगे बढ़ाता रहता है। पैराडॉक्सिकल का मतलब ये होता है कि अपने ही चीज को, अपने स्टांस को बार बार चेंज करता रहेगा, मतलब कि उसके पास अपना खुद का एक डेफिनेट स्टांस नहीं है, वो बार बार अपनी चीजों को चेंज करता रहेगा, मतलब पैराडॉक्स की सिचुएशन में रहेगा। और थर्ड चीज हाईली पॉलिटिसाइज्ड है, मतलब वो खुद जो है वो पूरी तरीके से अनबायसनेस तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। सो प्रताप भानु मेहता का ये कहना है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं प्रताप भानु मेहता कि जुडिशरी ने अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया है अभी के टाइम में। इंडिया के अंदर उन्होंने अपने आप की पोजीशन को बहुत स्ट्रेंथन कर लिया है, यहां तक कि जुडिशरी को अगर डिस्ट्रॉय करने की पावर किसी के पास है तो खुद जुडिशरी के पास है, ऐसा प्रताप भानु मेहता कहते हैं। प्रताप भानु मेहता सेज दैट जुडिशियल पावर इन इंडिया क्रिएट्स इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ, मतलब कि अगर जुडिशरी को बनाने की पावर किसी के पास है तो ये जुडिशरी के पास ही है, और उसको डिस्ट्रॉय करने की पावर किसी के पास है तो वो भी जुडिशरी के पास ही है। ठीक है, इस हद तक जुडिशरी ने अपने आप को राइट नाउ पावरफुल कर लिया है, और इसका एक बहुत बड़ा जो मेथड है दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही काइंड ऑफ ये चीज पॉसिबल हो पाई है कि जुडिशरी ने अपने इन्फ्लुएंस को इतने हद तक इंक्रीज कर लिया है। अगर आप देखिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एनजेएसी का जो बॉडी था, इसको जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर इस पर्टिकुलर चीज के मतलब बोल करके क्वेश्चन को, इस एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था कि ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को हार्म कर रहा है, राइट। बट ध्यान से सोचो तो कहीं ना कहीं जुडिशरी ने अपने खुद के सेल्फ परपेचुएटिंग मेथड को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए एनजेएसी को बचा लिया था। इस तरीके से प्रताप भानु मेहता जुडिशरी के बारे में ये बोलते हैं कि वो एक सेल्फ परपेचुएटिंग इंस्टीट्यूशन है, और वो ये बोलते हैं कि ये जो एक ऐसी बॉडी है जो कि लगातार अपने खुद के फायदे को देखते हुए अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती जा रही है, राइट। साथ ही साथ आप यहां पर उपेंद्र बख्शी की बात कर सकते हैं। उपेंद्र बख्शी ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उपेंद्र बख्शी ये बोलते हैं कि जो इंडियन जुडिशरी है वो काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है, पहली चीज तो, ठीक है। उनका ये कहना है कि जो भारतीय पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स है, उसके अंदर जो ये करप्शन वगैरह है ना, करप्शन जो है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और करप्शन वगैरह जो प्रॉब्लम्स है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि वो कैंसर की तरह हमारे इंडिया के डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर फैल गई है। और राइट नाउ जो जुडिशरी है, जुडिशरी का मेन काम यही है कि वो हमारे कार्सिनोजेनिक जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसका केमोथेरेपी कर रही है। केमोथेरेपी का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में कैंसर का इलाज कर रही है,
ठीक है। सो कैंसर को हटाने के लिए हमारे इंडियन सोसाइटी से, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से जो जुडिशरी है वो अलग अलग तरीके के मेथड्स को यूज कर रही है। उसमें से एक मेथड है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर उपेंद्र बख्शी जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम को काफी प्रेज करते हैं, काफी इस चीज को काफी ज्यादा आगे लेके आने की बात करते हैं। उपेंद्र बख्शी ये भी बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पीपल तभी बन पाया है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली अपनी वेल विश को काफी ज्यादा अपलिफ्ट किया है, मतलब कि उसने लोगों के बेनिफिट के लिए काम किया है, तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पीपल बन पाया है। और लोगों को भरोसा है कि आज नहीं तो कल बट उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दे से कि कोर्ट जो है, कोर्ट विल नेवर फॉल्ट एनीवन, मतलब लोगों का भरोसा है इतना कोर्ट के ऊपर कि वो कोर्ट पे इतना विश्वास करते हैं कि कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे वो डेफिनेटली सही होंगे, राइट। तो इस लेवल का जो भरोसा है उसको परफॉर्म करने में, उसको अपलिफ्ट करने में जुडिशियल रिव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बिकॉज इसके थ्रू लेजिस्लेटिव की गलत चीजों को, एग्जीक्यूटिव के ओवररीच को, हर चीज को जुडिशरी ने रोकने की कोशिश की है। आई होप आप ये पर्टिकुलर चीज समझ गए कि आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें लिखनी थी, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। अब देखो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन किस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को एंड किस तरीके से करना है। तो आप ये बता सकते हैं कि देखिए जुडिशियल रिव्यू एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो ओवररीच है उसको होने से बचाता है, मतलब इनके पावर के मिसयूज को बचाता है। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उस चीज को अपलिफ्ट करने के अंदर जुडिशियल रिव्यू का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। बट इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आगे जाकर जुडिशियल एक्टिविज्म ना बने, और जुडिशियल एक्टिविज्म जो है आगे जाकर जुडिशियल ओवररीच ना बने। और इस चीज के अंदर एक परफेक्ट बैलेंस होना कि कितना काम जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अपने तरीके से करने देता है, और किस किस हद में जाकर के जुडिशरी इन चीजों के अंदर आके इंटरफेयर करता है। उस चीज के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। ओनली देन इस तरीके का बैलेंस होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों ही अपना काम स्मूथली कर पाए, एक दूसरे को काइंड ऑफ इंटरफेयर, एक दूसरे कामों में इंटरफेयर किए बिना मतलब काम हो पाए, और तभी जाकर हम कह पाएंगे कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस का हमारा जो कंसेप्ट है जिसको इंडिया ने फॉलो करने के लिए जुडिशियल रिव्यू को स्टार्ट किया है वो चीज हमारे इंडिया में सक्सेसफुल हुई है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है दैट कोलिशन गवर्नेंस ग्रेटली एनहांसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट बिकॉज ही और शी इज द रेफरी इन द गेम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन। कमेंट, ठीक है, 10 मार्कर है, यानी कि इसको आपको 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। द क्वेश्चन सेज कि जो कोलिशन गवर्नेंस होता है, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। देखो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर एक मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम का कंसेप्ट है। ठीक है, इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। सिंपल शब्दों में समझे, जब इलेक्शन होता है तो आपके पास वोट देने के लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं होती है, मतलब चूजिंग में, ऑप्शंस में सिर्फ एक पार्टी नहीं होती है, रादर मल्टीपल पार्टीज होती है। मतलब कि उस पर्टिकुलर पार्टी में से कोई भी पार्टी जो है इलेक्शन जीत सकती है। जिस पर्टिकुलर पार्टी की पॉपुलैरिटी होगी, जो अच्छा काम कर रही है, वो पार्टी ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में वो इलेक्शन जीत सकती है। बट द पॉइंट इज, जब किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले, ठीक है, मेजोरिटी नहीं मिलती है। मेजोरिटी का मतलब क्या है, 50% प्लस 1, मतलब कि किसी पार्टी को अगर जीतना होता है एक पर्टिकुलर इलेक्शन तो उसको 50% प्लस 1 इतने वोट्स चाहिए होते हैं। अगर किसी एक सिंगल पार्टी को इतने वोट्स ना मिले तो माना जाता है कि जो मल्टीपल पार्टीज हैं, मतलब मल्टीपल पार्टीज दे कम टुगेदर, ठीक है, पार्टीज कम साथ में आएंगी एंड दे विल फॉर्म अ गवर्नमेंट। अब देखिए ये जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा ना, इसी फॉर्म गवर्नमेंट को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब है जहां पर किसी एक पर्टिकुलर सिंगल पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए मल्टीपल पार्टीज केम टुगेदर और उन्होंने साथ में मिलकर उस पार्टी को फॉर्म किया है, इसलिए उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोल रहे हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट होता है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम में वो एक रेफरी का काम करते हैं, राइट। इसी चीज के ऊपर हमें कमेंट करना है, इसी चीज को हमें प्रॉपर्ली शो आउट करना है, ठीक है। सो आई होप आप सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ गए, और आई होप मैंने आपको कोलिशन गवर्नमेंट का जो मेन कंसेप्ट है वो भी समझा दिया कि एग्जैक्टली कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है, क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है। इसके जो फर्दर डिटेल्स है उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे अभी हमारे क्वेश्चन के थ्रू, बट आई होप आप जो मेन बेस है वो चीज समझ गए। अब देखो, अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। इसका इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या लिखने हैं, तो इंट्रोडक्शन को सबसे पहले समझो। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आप बताओगे कि आपको देखो बिगर पिक्चर को इंक्लूड करना है, तो यहां पर आप कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन, और सेकंड यहां पर बिगर पिक्चर क्या है, प्रेसिडेंट, राइट। तो कोलिशन और प्रेसिडेंट के बीच में आप एक लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि भारत जो है उसमें मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम का कंसेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी एक पर्टिकुलर इलेक्शन होगा तो उसके अंदर मल्टीपल पार्टीज कंटेस्ट करती हैं। सो देयर इज अ गुड चांस कि हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है इंडिया के अंदर, जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले और वहां पर कोई मल्टीपल पार्टी जो है दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज कोलिशन गवर्नमेंट। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो एग्जैक्टली होता क्या है।
सेकंड चीज, इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप बताएंगे कि भारत के अंदर आर्टिकल 52 आता है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 52 है जो कि प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। वो सेज कि प्रेसिडेंट जो है वो एक पोस्ट होगी जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे, एग्जेक्टिव के हेड होंगे। ठीक है, अब देखिए जब एग्जेक्टिव के हेड होंगे इसका मतलब क्या है कि एग्जेक्टिव के द्वारा लिया हुआ कोई भी डिसीजन वो सब के सब प्रेसिडेंट के नाम पर लिया जाएगा। सेकंड चीज, हमारे पार्लियामेंट के भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है जो प्रेसिडेंट है। इसका मतलब है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक एग्जेक्टिव का पार्ट नहीं है, रादर वो हमारे पार्लियामेंट का भी एक मेंबर है। तो इस तरीके से देखो, जब आप पार्लियामेंट के साथ इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हो प्रेसिडेंट को, तो हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम यहां पर कोलिशन में, देखो कोलिशन गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंट में एक डायरेक्टली लिंक क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज कोलिशन क्या है, कोलिशन इज एक्चुअली एमलगमेशन या फिर इट इज द ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे ऑल कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, है ना। जितने भी लोग जीते हैं वो सब साथ में मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो क्या सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में फॉर्म होती है। और जब मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी एक इक्वल पार्ट है, प्रेसिडेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्रेसिडेंट के साथ भी लिंक होता है, राइट। यही चीज हम लिंक अप करने की कोशिश कर रहे थे हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर। आई होप आप ये चीज समझ गए कि किस तरीके से आप कोलिशन गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट के साथ इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिंक कर देंगे। नाउ द मोमेंट यू डू दिस, तो आप अपने आंसर को फर्दर इंक्रीज करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बॉडी पार्ट में क्या लिखना है। आफ्टर ऑल किस तरीके से इस क्वेश्चन का जो बॉडी पार्ट है उसको इंक्लूड करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। अब देखो क्वेश्चन का अगर आप एक और मीनिंग समझें वो ये है कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कोलिशन जब गवर्नमेंट बनती है उस टाइम में प्रेसिडेंट की पावर किस तरीके से इंक्रीज हो जाती है। प्रेसिडेंट की जो पावर है वो काइंड ऑफ एक ऐसे रेफरी की तरह हो जाती है जो कि उस पर्टिकुलर गेम को सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो सुपरवाइजरी पावर है प्रेसिडेंट की वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज को समझो। इस चीज को प्रूव करने से पहले सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनकी ऑलरेडी काफी सारी पावर्स होती हैं। तो आप यहाँ पर बहुत ही ब्रीफली यहाँ पर पावर्स बता सकते हैं कि उनके पास बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उनके पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उनके पास ऑब्वियसली बहुत सारी कुछ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं, उनके पास बहुत सारी फाइनेंशियल पावर्स हैं, उनके पास जुडिशियल पावर्स हैं, उनके पास पार्डनिंग पावर्स हैं। सो और बहुत सारी डिफरेंट टाइप की यहाँ पर जो पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, ठीक है, और नेशनल अफेयर्स में जितना भी काम चल रहा है उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर आती हैं। अगर आप लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करेंगे तो देखो किसी भी साल के नए में, मतलब किसी भी न्यू ईयर में या फिर किसी भी न्यू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में जो पहला स्पीच होता है दैट इज एक्चुअली गिवन बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। ठीक है, अगर कभी भी ज्वाइंट सेटिंग बुलानी हो लोकसभा राज्यसभा की, वो भी काइंड ऑफ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास बहुत सारी पावर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। उनके पास इतनी सारी पावर्स हैं कि वो एक्चुअली अलग अलग पावर को यूज करके अलग अलग तरीके के काम को कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सबसे पहले हमने ये शो कर दिया कि आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है। अब देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन के हमारे मेन डिमांड के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में, जब कोलिशन गवर्नमेंट होता है उस टाइम में जो प्रेसिडेंट की पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज हमें शो करनी है। हमें सबसे पहले ये बताना है कि यस, जब कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट की पावर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट को जैसा हमने समझा, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जहां पर एक सिंगल पार्टी जो है इट हैज नॉट बीन एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, उसको मेजोरिटी नहीं मिली तो उसको गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाया। अब देखो, अगर एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होता है, जो मल्टीपल पार्टीज है, मतलब कि एक तो पार्टी वो हो सकती है जो कि हाईएस्ट, जिसके पास वोट्स हो, जिसने हाईएस्ट वोट्स लिया है, वो क्या करती है नॉर्मली, बाकी में से जो बाकी, जैसे मान लो अगर टोटल 4 पार्टीज इलेक्शन लड़ रही थी तो उनमें से किसी एक या फिर 2 के साथ, जितने के साथ भी उनकी मेजोरिटी कंप्लीट हो जाए, उतनी डिफरेंट पार्टीज साथ में मिलकर उस गवर्नमेंट को फॉर्म करने की कोशिश करती है। तो यहां पर समझिए प्रेसिडेंट का एग्जैक्ट यहां पर रोल क्या है। प्रेसिडेंट का रोल यहां पर यह आता है कि प्रेसिडेंट के पास काइंड ऑफ ये एक तरीके का पावर है, एक टाइप का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अगर एक कोई भी एक सिंगल पार्टी अगर मेजोरिटी में नहीं आई है तो किसी भी पार्टी को, जिसको प्रेसिडेंट को लगता है, मतलब प्रेसिडेंट जिसका बारे में फील करता है कि कोई भी पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, उस पार्टी को इनवाइट करेगी किस चीज के लिए, गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। क्या आप ये चीज समझ पाए? फिर समझो, कोलिशन गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब यह है कि जहां पर एक सिंगल पार्टी प्रॉपर्ली अपने मेजोरिटी को अचीव नहीं कर पाई है और मल्टीपल पार्टीज ने साथ आकर गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए इनवाइट कर सकती है। क्या आप ये चीज समझ गए? इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोलिशन गवर्नमेंट होता है तो प्रेसिडेंट की पावर एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर काइंड ऑफ इंक्रीज हो जाती है। अब एक चीज और समझिए, 1989 से लेकर के ऑलमोस्ट 2014 तक
2014 के बाद तो ऑब्वियसली आप जानते हैं बीजेपी जो है मेजोरिटी में चल रही है। अभी 2019 में फिर से उसने जो मेजोरिटी है वो ले लिया है। बट 2014 तक, 1989 से लेकर 2014 तक इंडिया के अंदर बहुत सारे कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए। सीधे शब्दों में समझे तो कोई भी एक सिंगल पार्टी अपने आप को पूरी तरीके से एक नेशनल लेवल की पार्टी, जो कि एक सिंगल पार्टी पूरी तरीके से मेजोरिटी गवर्नमेंट बना सके, ऐसी कोई भी पार्टी फॉर्म नहीं कर पाई है। इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए। और जब भी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो कोलिशन गवर्नमेंट का एक बहुत ही नेचुरल सी चीज ये होती है कि गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है ना वो बहुत ही वीक गवर्नमेंट होती है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के पास उतनी ज्यादा पावर्स नहीं होती। व्हाट आर द रीजंस? रीजंस ये होते हैं कि उनके पास मेजोरिटी नहीं होती। जब उनके पास मेजोरिटी नहीं है तो जो भी दूसरी पार्टीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग उनको धमकी दे सकते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारा सपोर्ट छोड़ देंगे। तो कोई दूसरी पार्टी ये बोल सकती है कि अगर तुमने हमारा सपोर्ट नहीं किया तो हम तुम्हारा सपोर्ट छोड़ देंगे। और इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो हमेशा काइंड ऑफ इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती रहती है। इनस्टेबिलिटी की तरफ मतलब वो हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से गैदर करके कोई भी डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं सकती, बिकॉज कोई ना कोई जो पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है एक पर्टिकुलर कोलिशन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी कोलिशन गवर्नमेंट है उसको हम एक बहुत ही स्ट्रांग या स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बोल सकते। तो जब प्राइम मिनिस्टर की पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है तो एक पर्सन जिसकी पावर सबसे ज्यादा इमर्ज होती है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं, लॉज होते हैं जिनके ऊपर प्रेसिडेंट को लास्ट में असेंट देना होता है। सो प्रेसिडेंट इज द वन जहां पर जिनको बहुत ही जुडिशियली इस चीज को देखना होता है कि जो भी पार्टी अभी राइट नाउ पावर में है, क्या वो इस पर्टिकुलर बिल को जो पास कर रही है, क्या ये बिल सही है या फिर नहीं है। इज दिस पर्टिकुलर बिल बीइंग ब्रॉट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्स? क्या किसी तरीके के फोर्स के कारण इस बिल को लाया जा रहा है? क्या किसी दबाव या फिर प्रेशर के द्वारा इस बिल को लाया जा रहा है? या फिर सच में इस पर्टिकुलर बिल की जरूरत है राइट नाउ हमारी कंट्री को? तो इस तरीके के बहुत सारे जो डिसीजंस है वो प्रेसिडेंट को काइंड ऑफ अपने डिस्क्रिप्शन के लेवल पे लेने पड़ते हैं। एंड ओवर द ईयर्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं जिसके थ्रू हमने ये देखा है कि जो प्रेसिडेंट की पावर है वो कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है। जैसे कि 1989 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो ऑल्दो इलेक्शन को जीत गई थी, बट ये पार्टी उस टाइम में इतनी ज्यादा इनस्टेबल थी या फिर इतना ज्यादा अनस्टेबल थी कि ये गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए रेडी नहीं थी। तो उस टाइम में क्या हुआ था, और जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वेंकट रमन। ठीक है सर, वेंकट रमन जो थे उन्होंने जो दूसरी यहाँ पर जो काइंड ऑफ जो पार्टी हुआ करती थी उसका नाम था जनता दल। ठीक है, जनता दल, उस जनता दल को बुलाया था पार्टी का लीड करने के लिए या फिर सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। तो क्या आप ये देख सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हाईएस्ट सीट्स इसके लिए हुए थे, ऑल्दो मेजॉरिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास भी नहीं थी, बट इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स थे डिस्पाइट दिस फैक्ट। लेकिन ये किसी और पार्टी के साथ अपने आप को एक कोलिशन फॉर्म नहीं कर पा रही थी, एक सिंगल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही थी, इसलिए वेंकट रमन ने इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को यहाँ पर गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए बुलाया था। तो दिस पर्टिकुलर डिसीजन जो था, ये डिसीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन था और ये डिसीजन बहुत ही टफ भी था, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जीते हैं, इसके बावजूद इनको नहीं बुलाया गया था। राइट, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे और भी केसेस हुए हैं। ऑब्वियसली कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं विच आर नॉट सीन इन अ वेरी वेरी गुड पिक्चर, जैसे जिसको प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस कहते हैं। प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस का मतलब होता है कि देखो, जहां पर प्रेसिडेंट जो है अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं और प्रेसिडेंट ये कोशिश करते हैं कि अपने डिसीजन को काइंड ऑफ इंपोज किया जाए, असर्ट किया जाए। तो जैसे कि 1996 में द प्रेसिडेंट वाज शंकर दयाल शर्मा सर। ठीक है, वो थे उस पर्टिकुलर टाइम में। द पॉइंट वॉज शंकर दयाल शर्मा जो थे उन्होंने 2 डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस को वापस भेज दिया था। 2 ऑर्डिनेंसेस जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, वो दोनों ही ऑर्डिनेंसेस को वापस भेज दिया था। पहला ऑर्डिनेंस जो था वो ये बोलता था कि जो शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्वेशन है उसको बाकी डिफरेंट जो सेक्शंस वगैरह हैं जो कि वल्नरेबल सेक्शन है सब तक, मतलब सबको दे दो ये सेम रिजर्वेशन। तो इस चीज को उन्होंने वापस कर दिया, इस चीज को उन्होंने कैंसिल कर दिया। और सेकंड ऑर्डिनेंस ये बोलता है उस टाइम की गवर्नमेंट का कि जो इलेक्शन कैंपेनिंग की टाइम होती है, इलेक्शन कैंपेनिंग की टाइम है उसको रिड्यूस कर दो। तो शंकर दयाल जो शर्मा थे उन्होंने इस चीज को भी कैंसिल कर दिया, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इन दोनों ही ऑर्डिनेंसेस को काइंड ऑफ कैंसिल कर दिया, बिकॉज उनको लगा कि अभी के टाइम में ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज वो जो टाइम था इट वाज जस्ट, मतलब ये जो दोनों ही डिसीजंस लिए गए थे ये जस्ट इलेक्शन से पहले लिए गए थे। तो इस चीज के कारण ये दोनों ही डिसीजंस को शंकर दयाल शर्मा सर ने कैंसिल कर दिया था। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि जब भी देखो 1996 में अगर यहीं पर कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती, ठीक है, अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती तो शायद ये दोनों चीजें इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होती।
तो शायद इनमें से एटलीस्ट एक बिल तो डेफिनेटली पास हो जाता। बट द पॉइंट वाज बिकॉज उस टाइम एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, बिकॉज उस टाइम अब जो भी रूलिंग गवर्नमेंट थी वो अपने पावर्स को उसने प्रॉपर्ली असर्ट नहीं कर पाई, इसलिए प्रेसिडेंट की पावर लगातार इंक्रीज हो गई और कोलिशन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ने अपने पावर को यूज करके इन दोनों ही बिल्स को उस टाइम वापस भेज दिया था और इस दोनों ही बिल को काइंड ऑफ कैंसिल कर दिया था। क्या आपकी चीज समझ पाए? द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू प्रूव हियर इज, जब भी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर की या फिर जो अदर गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी पावर कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगी, बट जो प्रेसिडेंट की पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इस लेवल तक इंक्रीज हो जाती है कि माना जाता है दैट द प्रेसिडेंट इज नाउ द रेफरी ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम। ठीक है, सो देखिए अब देखते हैं इस पर्टिकुलर आंसर को एंड कैसे करना है, किस तरीके से आफ्टर ऑल आप अपने आंसर को एंड करेंगे और एक पॉजिटिव नोट पे किस तरीके से एंड करेंगे। देखिए आप यहां पर बताएंगे कि जो भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो फॉलो कर रही है, उसके अंदर जो पार्लियामेंट है वो काइंड ऑफ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है और ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी जो है इसको पीपल ने चूज किया है, पीपल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह चूज किया है। और लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, इनको पीपल ने चूज नहीं किया है। ठीक है, हमें जो मेजोरिटी ऑफ द पावर्स है वो पार्लियामेंट के पास रखनी चाहिए और जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं उसको मिनिमल रखना चाहिए, जस्ट लाइक इट हैज बीन डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन, उनका एक स्टेटमेंट था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो लोग इमरजेंसी लैंप की तरह होते हैं, इमरजेंसी लैंप की तरह होते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझे तो उनका कहना यह था कि जब भी किसी भी तरीके का क्राइसिस आएगा, मतलब जब भी किस तरीके का डार्कनेस आएगा, मतलब अंधेरा आएगा, अंधकार आएगा, तो उस टाइम प्रेसिडेंट जो है वो एक लैंप की तरह उठ करके, मतलब जल करके उस पर्टिकुलर मतलब अंधकार के अंदर लाइट को देने की कोशिश करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर से एक बार उस लैंप को बंद करके रख दिया जाएगा, मतलब उस टाइम में अपनी पावर्स को ज्यादा यूज नहीं करना है। जब भी कोई पार्लियामेंट फॉर्म में है, जब भी कोई पार्लियामेंट पावर में है, जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में है, उस टाइम प्रेसिडेंट को अपनी पावर्स को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज पार्लियामेंट जो होती है दे आर चूजन बाय द पीपल। ठीक है, दे आर चूजन बाय द पब्लिक और पब्लिक जो होती है दे आर एक्चुअली द रियल पर्सन जिनके पास रियल पावर्स होती है। तो प्रेसिडेंट को यहां पर इस पावर के अंदर असर्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए। दोनों ही क्वेश्चन जो थे वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट के वर्किंग को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, हमारे यूनियन गवर्नमेंट किस तरीके से काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। एक तरफ जहां हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की, सेकंड साइड में हमने प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बात की। साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि प्रेसिडेंट की पावर जो है उसको थोड़ा सा लिमिट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रेसिडेंट की पावर जो है कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव की जो पावर्स है उसके साथ क्लैश ना हो। आई होप दोनों ही क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली समझ आ गए, बोथ द थिंग्स आर क्लियर। आई होप आपको जितने भी कंसेप्ट्स हमने डिफरेंट चीजें देखी उसके अंदर कोई भी डाउट्स अभी तक नहीं बचे हैं। इफ स्टिल यू हैव डाउट्स प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।